हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाषा और व्याकरण। बच्चों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अर्थात मनुष्य समाज में रहता है। आज वह अपने मन के भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। अर्थात अगर हमारे पास भाषा ना हो तो हम अपने विचार दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे? किंतु प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, अर्थात पहले ऐसा नहीं होता था। मानव के पास आज के समान कोई भाषा या बोली नहीं थी। वह अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान केवल संकेतों अथवा इशारों के माध्यम से करता था। किंतु संकेतों द्वारा अपने मन के सभी भावों अथवा विचारों को पूरी तरह स्पष्ट करने में वह असक्षम था। अर्थात इशारों के माध्यम से मानव जो है वो अपने सभी विचार पूरी तरह से प्रकट नहीं कर पाता था। अतः उसने इस समस्या के निराकरण के लिए अपने मुख से निकली ध्वनियों तथा प्राकृतिक तौर पर आने वाली आवाज़ों को शब्दों तथा वाक्यों का रूप देकर भाषा बनाई। तो आइए जानें भाषा क्या है। तो बच्चों, भाषा को जानने के लिए हम चित्रों को माध्यम बनाते हैं। जानें पहले चित्र में क्या है, और हमारे सामने एक दूसरा चित्र भी दिया जा रहा है, उसको भी जान लेते हैं कि इस चित्र में क्या है। तो बच्चों, यहाँ पहले चित्र में महिला फोन पर बोलकर किसी को अपना बात समझा रही है, जबकि दूसरे चित्र में लड़का लिखकर अपने विचार प्रकट कर रहा है। तो मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया ही भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा है। अर्थात अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। चलिए, भाषा जान लिया क्या है इसकी परिभाषा के जरिए। अब हम जाएंगे भाषा के रूप की ओर। तो बच्चों, भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आइए एक एक कर इनको विस्तार पूर्वक जानें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौखिक भाषा क्या है। मन के भावों और विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करने तथा सुनकर ग्रहण करने को मौखिक भाषा या कथित भाषा कहते हैं। दूसरा भाषा का रूप है लिखित भाषा, अर्थात मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करने तथा पढ़कर ग्रहण करने को लिखित भाषा कहते हैं। तो ये तो हमने जाना भाषा और उसके रूप। अब हम बढ़ते हैं बोली की ओर। अर्थात बोली क्या है? तो बच्चों, बोली साधारण बोलचाल की वह भाषा है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी, गढ़वाल में गढ़वाली, कुमाऊं में कुमाऊनी, हिमाचल में हिमाचली आदि। ये सारी क्या है? बोलियां हैं। बोली का प्रयोग केवल बोलचाल के रूप में ही किया जाता है, इसे प्राय लिखा नहीं जा सकता। अर्थात बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, और जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगे तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार बोली क्या है, आइए इसकी परिभाषा जानें। सामान्य रूप से किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। तो बच्चों, हमने बोली भी समझ लिया क्या है। अब हम बढ़ेंगे लिपि की ओर। प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग अलग अलग होता है। जैसे यदि अलग अलग भाषाओं में मैं भारतीय हूं लिखना हो तो उसे अलग अलग प्रकार से लिखेंगे। जैसे हिंदी में लिखेंगे मैं भारतीय हूं, अंग्रेजी में लिखेंगे आई एम एन इंडियन, संस्कृत में अहम भारतीय अस्मि, उर्दू फारसी भाषा में लिखी जाएगी और पंजाबी गुरुमुखी भाषा में लिखी जाएगी। तो मुख से निकली ध्वनियों को लिखने के लिए चिन्ह निश्चित होते हैं, जिन्हें लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो ध्वनियों को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। संसार की भिन्न भिन्न भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती है। जैसे हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। आइए इसमें एक विशेष बात है, उसे भी जान लेते हैं।
उर्दू की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अर्थात उर्दू की लिपि जो फारसी है वो अकेली ऐसी लिपि है जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। बाकी सारी लिपियां बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इस प्रकार किसी भी भाषा के लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो हमने लिपि भी जान ली, अब हम जानेंगे व्याकरण क्या है। तो बच्चों, आपने सड़क के चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस को तो अवश्य देखा होगा, है ना। हमारे सामने चित्र भी है, ये देखिए। वह इशारे से वाहनों को रुकने व चलने का आदि का संकेत देता है। कुछ चौराहों पर यही काम लाल, पीली व हरी बत्तियां भी करती हैं। जरा सोचो, यदि चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस या यातायात बत्ती ना हो तो क्या होगा। इससे अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो भाषा में व्याकरण का काम भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि किसी भाषा का व्याकरण हमें उसके नियमों की जानकारी देता है तथा शब्दों व वाक्यों के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान करता है। भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन न करने पर भाषा का सही अर्थ समझने में कठिनाई हो सकती है। अर्थात हमें अगर किसी भी भाषा के व्याकरण के नियमों की सही जानकारी नहीं है तो हम उस भाषा को स्पष्ट तौर पर नहीं जान पाएंगे। आइए चित्रों के माध्यम से समझे आगे क्या कहा जा रहा है। पहले चित्र में जो वाक्य है उसमें है खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, और दूसरे चित्र में हमारा तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है। कुछ अटपटा लगा ये वाक्य। तो बच्चों, उपरोक्त वाक्यों में व्याकरण के नियमों का पालन ना करने के कारण वाक्यों का सही अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये वाक्य इस प्रकार होने चाहिए, जैसे कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये सही वाक्य है, ना कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये गलत है। दूसरा वाक्य इस प्रकार सही होगा, जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, ये स्पष्ट वाक्य समझ में आ रहा है। तो भाषा को शुद्ध बोलते, पढ़ते तथा लिखते समय भाषा के कुछ नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। यदि हमें इन नियमों का ज्ञान नहीं है तो हम बोलने, पढ़ने या लिखने में अशुद्धियां कर सकते हैं। भाषा के इन नियमों की जानकारी हमें व्याकरण द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार जिस शास्त्र द्वारा हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों की जानकारी प्राप्त होती है उसे व्याकरण कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं व्याकरण के विभाग जानने की ओर। तो बच्चों, व्याकरण के 3 विभाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। सबसे पहले जानेंगे वर्ण विचार के बारे में। तो बच्चों, वर्ण विचार में व्याकरण के इस विभाग में वर्णों की बनावट, उच्चारण तथा भेदों पर विचार किया जाता है। अर्थात इसमें वर्णों पर ही विचार किया जाता है। दूसरा होता है शब्द विचार। व्याकरण के इस विभाग में शब्दों की उत्पत्ति, उसके प्रकार, बनावट तथा उच्चारण पर विचार किया जाता है। अर्थात शब्दों की कैसे उत्पत्ति हुई, उनको कैसे बनाया जाता है और उनका सही उच्चारण किस प्रकार किया जाता है, ये इस विचार के अंदर आता है। तीसरा है वाक्य विचार। व्याकरण के इस विभाग में वाक्यों की रचना, प्रकार तथा विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। अर्थात वाक्य किस प्रकार बनाए जाएं और किस प्रकार वाक्यों में सही ढंग से विराम चिन्हों का प्रयोग हो, इस विभाग के अंदर ये सारी जानकारी हमें मिलती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि भारतीय भाषाएं क्या है। बच्चों, संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है। अर्थात सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भारतीय भाषाएं हैं जो इस प्रकार है, जैसे हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, असमिया, मणिपुरी, नेपाली, बांग्ला, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, ओडिया, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कोंकणी, मलयालम, मराठी, सिंधी, उर्दू और गुजराती। ये भारतीय भाषाएं हैं। अब हम जानेंगे हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो बच्चों, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया
तथा इसे भारतीय संघ के कामकाज की भाषा बनाया गया। अर्थात इसके अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि अब भारत का सरकारी कामकाज किस में होगा? हिंदी में होगा। हिंदी भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है तथा इसी के माध्यम से लोग अपने समस्त कार्य करते हैं, इसलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा भी है। अर्थात भारत में 70% से भी ज़्यादा लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यह भारत की राष्ट्रभाषा है और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी पर हम सबको गर्व है। आइए इसमें एक विशेष बात है वो जान लेते हैं। बच्चों, हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। गौर कीजिएगा इस बात पे, हिंदी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। चलिए, आपने इस अध्याय को जान लिया है, लेकिन एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को हम दोहरा लेते हैं। जैसे कि मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान करने का साधन भाषा है। भाषा के दो रूप है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बोली किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण द्वारा प्राप्त होती है और व्याकरण के 3 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। ये थे याद रखने वाले बिंदु जो इस अध्याय में हमने जाने। इसमें हमने भाषा को पूर्ण रूप से जाना, व्याकरण क्या है, लिपि, बोली, इनके बारे में हमने इस पाठ के माध्यम से जानकारी आपको दी। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इसका अभ्यास करने का कार्य तो आपका है। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।